हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज हर बार की तरह आपको बिल्कुल फ्री में आपको दी जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। क्विकली रिवीजन कर लेंगे पहले कल के करंट अफेयर का। तो साहित्य का नोबेल दोस्तों अभी एनी अर्नक्स को दिया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश बन गया है भारत, और वहीं निर्यात के मामले में है दूसरे स्थान पर इंडिया। केंद्रीय मंत्री पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी। गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात योजना की शुरुआत करी है और वहीं संजीव किशोर को आयुध का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना नेशनल आइकॉन इनको चुना गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन चुना है। वहीं रॉक्सी मैथ्यू कोल, इनको दोस्तों 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल दिया गया है। और यूनेस्को ने अभी हाल ही में 50 विशिष्ट भारतीय वस्त्र शिल्पों की लिस्ट जारी करी है। और एचडीएफसी बैंक ने अभी एचडीएफसी लाइफ ने दोस्तों इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। ठीक है, और भारतीय पर्यटन संघ की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार मामल्लापुरम जो है ये तमिलनाडु की साइट है और इसने विदेशों के वाले विजिटर्स के रूप में, विदेशी पर्यटक के विजिटर्स के रूप में सबको पीछे कर दिया है इंडिया में। ठीक है, ताजमहल को भी तमिलनाडु में ये स्थित है। चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, और आई होप आपको ये अच्छे से तैयार हो गया है। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉटन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। ये 7 अक्टूबर 2019 से मनाया जाना शुरू हुआ है। कपास के महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। क्लियर? अब ये तो 7 अक्टूबर का दिवस हो गया। अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं अक्टूबर महीने में? 1 तारीख को दोस्तों 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। फिर 2 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस। फिर 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखिएगा, अक्टूबर महीने को दोस्तों शाकाहारी महीना, शाकाहारी ठीक है माह के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है एलिस बिलियात्स्की को। मेमोरियल एक संस्था है और उसको, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, यानी 2 संस्थाओं को और 1 इंडिविजुअल को दिया गया है इस बार। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 3 को मिला है, 1 जिसमें इंडिविजुअल हैं और 2 संस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पीस प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दुनिया में शांति को स्थापित करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सामने आते हैं। तो ये वाला ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन तीनों पुरस्कार विजेताओं की। तो एलिस बिलियात्स्की ये रहे, ये बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं, और शांति के लिए ये प्रोटेस्ट वगैरह किया करते हैं, और मतलब कि बेलारूस की सरकार के खिलाफ है क्योंकि बेलारूस जो है वो रसिया का सपोर्टर है और रसिया जो है आप जानते हैं क्या कर रहा है। इसके अलावा मेमोरियल एक संस्था है दोस्तों, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये रसिया की है। ठीक है, रसियन ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का है। देखो पूरा का पूरा मतलब ये रसिया यूक्रेन वार पर ही डिपेंडेंट था इस बार का नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो यूक्रेन की एक संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और रसिया की भी ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, इसको मिला है। और एलिस बिलियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं, और इन तीनों को मिला है ये नोबेल पीस प्राइज। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि कौन देता है शांति का नोबेल? नॉर्वे की संसद। ये क्वेश्चन पूछा गया और मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो नोबेल पीस प्राइज़ भी अब हो गया। केवल और केवल बचा है इकोनॉमिक्स का नोबेल, जिसकी अनाउंसमेंट हो सकता है आज हो जाए या फिर कल हो जाए। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ जैसे ही अनाउंस हो जाएगा तुरंत आपको एक वीडियो दी जाएगी पूरे के पूरे नोबेल प्राइज़ पर।
और इसकी ट्रिक बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। अभी तक जितनी भी ये नोबेल प्राइज़ हुआ है, घोषणा हुई है, इसकी ट्रिक कल मैंने बना रखी है। तो जैसे ही इकोनॉमी वाला आ जाता है उसको भी ऐड करके आपके लिए ट्रिक वाली वीडियो ला दी जाएगी। तो बिल्कुल आपको लोड नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि कैसे सबका नाम याद होगा। तो सब कुछ बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी क्षेत्र में नोबेल दिए गए हैं सब आपको ट्रिक से याद हो जाएगी, ट्रिक तैयार है बिल्कुल। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो आएगी जल्दी। फ्लैश सेल ऑफर है टेक्स्ट बुक का, इसको आप चेक कर सकते हैं। मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं और एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है इसे, और मात्र 360 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास आपको मिल जाएगा, ईयरली सब्सक्रिप्शन। आपको MZT कूपन कोड यूज़ करना है, इसके बाद आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो मॉक टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ऐसे में मॉक टेस्ट सही प्लेटफॉर्म पर अगर हो तो फिर आपको और भी मज़ा आ जाती है। 600 प्लस एग्ज़ाम्स का ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप टेक्स्ट बुक पास लेकर के साल भर तक आप किसी भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अभी यूज कीजिए MZT कूपन कोड, 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है। ये दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च क्यों किया गया है? दक्ष एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे दोस्तों एडवांस सुपरवाइजरी को प्रोसेस किया जा सके। सुपरवाइजरी मतलब कि ये निगरानी, ठीक है ना। तो एडवांस तरीके से निगरानी रखी जा सके इस दक्ष एप्लीकेशन के थ्रू। निगरानी किस पर? निगरानी वो उन पर जो फ्रॉड करते हैं या जो सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये दक्ष एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसे लॉन्च किया है और ये सुपरविजन प्रक्रियाओं को प्रोसेस करने और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर है? साइबर घटना की रिपोर्टिंग, विश्लेषण को भी सक्षम कर सकेगा। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग सिस्टम में कोई और घुस ना पाए, कोई भी हैकर हो या फिर कोई भी ऐसा हो व्यक्ति जो बैंकिंग सिस्टम को तोड़ना चाहता है, वो ना कर पाए। इसके लिए उसकी निगरानी रखने के लिए दक्ष एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आरबीआई के बारे में अगर बात करेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसको आगे चल कर के नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल थे और उन्हीं के टाइम पर दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी, ठीक है ना। उर्जित पटेल के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि किस आरबीआई के गवर्नर के टाइम पीरियड पर नोटबंदी की गई थी, तो आप बताएंगे उर्जित पटेल। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें अगर तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर। वैसे आरबीआई दोस्तों मुद्रा छापने का अधिकार है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की सेंट्रल बैंक है। आप वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भारत के केंद्रीय बैंक की, ठीक है। बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का अधिकार भी इसी के पास है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और अभी रेपो रेट इसने जारी किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत ही रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह सब किए जाते हैं डिसाइड। तो रेपो रेट अभी आपको पता होगा 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% की ग्रोथ करी थी आरबीआई ने। तो अब रेपो रेट अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में रेपो रेट क्या चल रहा है, तो आप बताएंगे अभी कितना चल रहा है? 5.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेपो रेट कितना? 5.9%। आगे, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन बनी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की निवासी महिला बन गए हैं निकोल मान। कौन? निकोल मान। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, निकोल मान बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वीमेन इन स्पेस। अभी दोस्तों नासा और स्पेसएक्स के द्वारा मिल करके क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। ये जो क्रू 5 मिशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए हैं। कहाँ पर भेजे गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे भी बात करेंगे। इससे 2 क्वेश्चन लेना बनता था, इस वजह से इसको 2 क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है। चलिए आगे देखते हैं। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं प्रशांत कुमार।
प्रशांत कुमार जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी ज़्यादा सीनियर ये बैंकर हैं और CEO नियुक्त किए गए हैं यस बैंक के अगले 3 सालों के लिए। RBI ने अप्रूव कर दिया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी प्राइवेट बैंकें होती हैं उसका जो मेन वाला पद, जो सबसे बड़ा वाला पद होता है ना, CEO या MD वाला पद, इसके लिए अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो RBI की मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है। बिना RBI की मंजूरी के आप नहीं नियुक्त कर सकते हो। अगर कोई भी बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो MD और CEO का जो पद होता है उसकी अगर नियुक्ति करनी है, चेंजेस करना है, सब कुछ करना है तो RBI की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर RBI की मंजूरी मिल गई है, तो अब 3 साल के लिए ये नियुक्त कर दिए गए हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक की बात करें दोस्तों, 2004 में स्थापना हुई थी इसकी। राणा कपूर और अशोक कपूर ने स्थापना की थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यस बैंक यहाँ पर भी आप देख पाओगे, टैगलाइन है इसकी, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। क्लियर। अगला है, हाल ही में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीत लिया है सविता पूनिया और PR श्रीजेश ने। A और B दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक ने महिलाओं की कैटेगरी में जीता है, एक ने पुरुषों की कैटेगरी में जीत लिया है FIH का गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडियाज श्रीजेश और सविता वोटेड FIH मेंस एंड वीमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। एक्चुअली में ये वोटिंग के थ्रू होता है और वोटिंग की जब भी बात आती है तो इंडिया तो टॉप पर रहता ही है। तो PR श्रीजेश जो हैं भारत के, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम के ये गोलकीपर, और सविता जो है भारतीय महिला टीम की जो गोलकीपर हैं, इन दोनों को चुना गया है इस बार भी। लगातार दूसरे वर्ष दोनों लोग चुने गए हैं। ठीक है ना, श्रीजेश भी लगातार दूसरी बार और ये भी चुनी गई दूसरी बार। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र बत्रा, लेकिन नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया। अब नरेंद्र बत्रा इस्तीफा दे दिए हैं तो अभी कोई परमानेंट नियुक्ति हुई नहीं है। तो अभी के रूप में अध्यक्ष के रूप में अभी सैफ अहमद काम कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब कि एक्टिंग है। एक्टिंग मतलब जान रहे हो, कार्यवाहक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वैसे FIH की स्थापना 1924 में हुई थी और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसकी हुई थी पेरिस में, ध्यान रखिएगा, स्थापना इसकी हुई थी पेरिस में। ठीक है, ठीक फीफा की तरह, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। ठीक है, और सैफ अहमद अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है। 137 देश इससे जुड़े हुए हैं। अगला, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों SpaceX ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी अभी दी थी इससे पहले क्वेश्चन में। तो SpaceX ने क्रू 5 मिशन लॉन्च कर दिया है। ये फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है उसी से इन्होंने लॉन्च किया है। और कहाँ के लिए लॉन्च किया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। तो नासा का ये क्रू 5 मिशन था, लेकिन SpaceX की मदद से नासा ने लॉन्च किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। अब इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में दोस्तों एक तो रसियन नागरिक भी है। ठीक है, एक रसियन नागरिक है, रसियन मूल का, और एक अमेरिकी हैं, ये अमेरिकी मूल की हैं, जो अभी मैंने निकोल मान के बारे में आपको बताया। निकोल मान एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि अमेरिका की अभी तक कोई महिला गई ही नहीं, बहुत सारी गई हैं, लेकिन वो कोई अमेरिकी मूल नागरिक नहीं था। मतलब उसमें ये थे कि जैसे कोई भारतीय मूल का हो अमेरिकी हो, रसियन मूल की अमेरिकी हो, ठीक है, और सभी थे अमेरिका में ही पैदा हुए अमेरिकी ही मूल निवासी जो हो, वो कोई नहीं था। तो वो निकोल मान बनी है, इसलिए वो क्वेश्चन बना था अभी जो मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको बताया। इसके अलावा एक रसियन भी है। इसके अलावा दोस्तों 2 अमेरिकी हैं, मतलब कि निकोल मान को लेकर के एक और अमेरिकी हैं और एक जापान का है। तो ये 4 लोग जो हैं जो गए हुए हैं। ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से गया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस जो है उसके बीच एक्सचेंज डील के तहत ये भेजा गया है। ठीक है, तो फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर वही है जो जॉर्ज F कैनेडी की याद में ये बनाया गया था। ठीक है ना, तो SpaceX के CEO हैं एलन मस्क और इन्होंने ये लॉन्च करवाया है अपने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ये SpaceX के बारे में बेसिक जानकारी। 2002 में स्थापना हुई थी। संस्थापक एलन मस्क हैं, CEO भी एलन मस्क हैं। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर कम से कम स्थापित हो गए हैं और ये ऐसा करने वाला बन गया है पहला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है
जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट टू एस्टेब्लिश 75 अमृत सरोवर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर के तहत ये किया गया है और अभी हाल ही में वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, इनको पहले मतलब टारगेट डिसाइड किया था इन लोगों ने कि 15 अगस्त 2022 तक इससे पहले 300 अमृत सरोवर बन जाए और 15 अगस्त 2023 तक 1500 अमृत सरोवर पूरे के पूरे बनाने हैं। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर से आपको अगर याद हो, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एसटी को, वहाँ के एसटी को आरक्षण देने की घोषणा करी हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों मनोज सिन्हा जी और मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता, ठीक है ना। राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगला, जापान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज जो होंगे ये नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। ओके, तो ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं 1993 बैच के और इससे पहले ये कहाँ पर थे? कुवैत में थे। किसकी जगह पर आए हैं? संजय कुमार वर्मा जी की जगह पर आए हुए हैं, ठीक है। कुछ और भी पिछले दिनों में जो राजदूत और एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए थे उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी प्रकाश चंद्र जी को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, संजय कुमार वर्मा को कनाडा में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, अभी ये जापान में थे, उनकी जगह पर अभी ये आए हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में नियुक्त किया गया था, प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है और भूटान में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। चीन में प्रदीप कुमार रावत जी और नेपाल में नवीन श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। वहीं मेडागास्कर में अभी बंडारू विल्सन बाबू को नियुक्त किया गया और जापान में सीबी जॉर्ज को नियुक्त कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज दिन भर के लिए अपने वॉलपेपर पर लगा लीजिए या फिर स्टेटस पर लगा लीजिए। आप व्हाट्सएप स्टेटस पर इस स्क्रीनशॉट को लगाए रहेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। अगर इस स्क्रीनशॉट को लगाए रहेंगे तो आप कम से कम ये देखेंगे बार बार कि कौन कौन मेरा स्टेटस देखा और उसी के चक्कर में आप इसको बार बार पढ़ लेंगे और ये हो जाएगा पूरा याद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके कितना प्रतिशत किया? तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का मान घटा करके अब कर दिया है 6.5%। बहुत ज़्यादा घटा दिया, 6.5%। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक / इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ऐसा किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब देखो 7.5% इससे पहले ये बताए थे अभी जून में, अब घटा करके 6.5% कर दिए हैं, ठीक है। इन्होंने अभी साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी करी है और इसमें ये अनुमान घटा करके बताया है। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत से, कितनी दर से बढ़ रही है, इसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वैसे ही इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इनके अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 6.5% की दर से बढ़ेगी। ये भी कम नहीं है। अगर दुनिया भर के आप देशों को कंपेयर करें जहाँ पर माइनस जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है, बड़े बड़े देश जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, सब लोग माइनस में या फिर 1% या 2% पर ग्रो कर रहे हैं। इंडिया इस समय 6.5% पर ग्रो कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो स्थापना 1945 को हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। डेविड मलपास जी इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी गई। 189 कंट्रीज यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसे IBRD के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना। आप लोग आजकल शेयर कम कर रहे हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। और हाँ, अगर आप जा रहे हो यूपी पेट का एग्ज़ाम देने तो आपको ये ई बुक ज़रूर एक बार लेनी चाहिए प्रैक्टिस सेट के लिए। तो प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट आपके लिए खास तौर से तैयार किए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और लास्ट टाइम पर आपको क्या चीज़ें पढ़ करके जानी चाहिए ये भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो क्विकली रिवीजन लास्ट टाइम पर क्या क्या चीज़ें जो नहीं याद होती हैं और याद करके जाना होता है, जैसे प्राइवेट बैंक के इनके प्रमुख, सरकारी बैंक के हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी जानकारियाँ जैसे स्थापना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, और महारत्न कंपनियां, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। मतलब यहाँ पर आप जा करके पढ़ सकते हो। तो ये ई बुक है और इस ई बुक को आप MGT ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके इसे ले सकते हैं।
लास्ट डे मेरा क्वेश्चन था आपसे, पालघाट दर्रा किस राज्य में है? तो केरल में है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। आप सबने आंसर किया बहुत अच्छे से। और जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर किया था और सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 में है सबसे पहले सुरेंद्र कुमार, फिर रविशंकर, राजन तिवारी, बलबीर सिंह, दिव्या एंजल, अमित कुमार, अन्नू सिंह, उषा साहू, स्वर्णेश्वर कुमार और तनु जयपाल। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। और आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के किन समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की घोषणा करी है, ये आप बताएंगे कमेंट करके। भारत किस देश के सहयोग से AK-203 राइफल्स को बना रहा है, ये भी बताएंगे आप। और कहाँ पर बना रहा है, कितनी मात्रा में बना रहा है, सारा चीज़ आप जो भी आपको पता हो जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्विज़ इसकी MZT ऐप पर मिलेगी, क्विज़ आप सॉल्व कर पाएंगे। सभी महीनों की ई-बुक वगैरह भी वहीं पर मिल जाती है, तो आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। इस एप्लीकेशन को ना नहीं इंस्टॉल किए हो तो आप एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी अभी गलती कर रहे हो। सारा कुछ मटेरियल आपको एक जगह मिलेगा, यानी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है एजुकेशन के लिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फ्री में PDF, फ्री में क्विज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करके रखो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।